गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है 3 रिवाइज्ड बिल्स लोकसभा में जो है वो पास किए गए थे, फिर राज्यसभा में भी पास किए गए और अब जो है प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल चुकी है। तो इसमें से जो भारतीय साक्ष्य बिल है उसको हम इस बार स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। पिछले 2 बिल्स तो हम डिस्कस कर चुके थे। तो अब अगर हम देखें तो ये तीनों बिल जो हैं, एक आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, एक सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है, और जो ये बिल है भारतीय साक्ष्य बिल, ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करा है। ठीक है, तो अब एक्चुअली ये भारतीय साक्ष्य एक्ट बन चुका है क्योंकि प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है रिप्लेस कर दिया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, एविडेंस जो आपके इंडियन कोर्ट में दिया जाता है उसको गवर्न करता है। ठीक है, तो क्रिमिनल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं ओवर द ईयर्स, तो इसलिए ऑफ कोर्स 1872 के बिल को एक्ट को जो है चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। इवन लॉ कमीशन ने भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, कहा कि जो है मैटर्स जैसे कि कस्टोडियल वायलेंस, पुलिस कन्फेशंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, इन सबको जो है उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम भारतीय साक्ष्य बिल के बारे में देखें तो इसमें जो है कहा गया है कि पार्टीज जो लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हैं उनका जो है वो सिर्फ एडमिसिबल एविडेंस को ही सिर्फ प्रेजेंट कर सकती हैं। मतलब या तो फैक्ट जो है जो इशू में चल रहे हैं या फिर जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री या ओरल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। पुलिस कन्फेशंस पे कहा गया है कि कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर पर जो के सामने जो दिया गया है वो इनएडमिसिबल होगा अगर, एक्सेप्शन ये है, अगर जो है उस कन्फेशन से कोई फैक्ट ऐसा डिस्कवर होता है जो कि उस केस से रेलेवेंट है, तो ऑफ कोर्स उसको एडमिट कर लिया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी जो है माना गया है कि अगर वो ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं तो हम डिजिटल जो है रिकॉर्ड्स को भी एविडेंस मान सकते हैं। अब इसमें इश्यूज़ क्या हैं? पहला तो ये है कि ओवर क्रिमिनलाइजेशन और वाइडर पुलिस पावर्स को कर्ब करने में ये बिल जो है अभी तक कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ टैंपरिंग की जा सकती है, लेकिन इस बिल में कुछ टैंपरिंग को रोकने के कोई प्रोविज़न नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है वो ऑथेंटिकेट किए जाते हैं। अभी करंटली जो है हमारे बिल के हिसाब से जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको एक सर्टिफिकेट से उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है। ये बिल में भी जो है सर्टिफिकेशन का जो है प्रोविज़न है, लेकिन ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है वो एडमिसिबल होगा। तो मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, अब इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अगर कोई फैक्ट ऐसा डिस्कवर होता है अ, जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव की है पुलिस पुलिस ने अक्यूज्ड से, तो वो प्रूवेबल होना चाहिए। मतलब, और उस कोर्ट्स और कमेटीज़ ने ये कहा है कि फैक्ट जो डिस्कवर होते हैं पुलिस कस्टडी में वो बिना कोर्जन के तो होते नहीं है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स से एडिक्वेट सेफगार्ड्स की ज़रूरत है, लेकिन उस बिल में अभी तक उसके कोई प्रोविज़न है नहीं है। लॉ कमीशन ने भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी जो इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस ऑफिसर को जो है ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर ने ही वो इंजरी की है, अगर कोई भी अक्यूज पुलिस कस्टडी में उसको इंजरी होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हाउसिंग फॉर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे और रजिस्ट्रेशन बिगिन कर दिया है एलिजिबल बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, जो कि 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को घर दिए जाएंगे। तो 4.9 लाख हाउसेज बनाने का प्रोग्राम है इसमें। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जो भी नवंबर 2023 में स्कीम लॉन्च हुई है, उसके अंदर ये घर दिए जाने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम घर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ये सब फैसिलिटीज़ भी जो है सेंट्रल स्कीम्स के अंडर जो है इन पीवीटीजीज को देने वाली है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अगर हम देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 104 मिलियन शेड्यूल्ड ट्राइब्स 8.6% ऑफ कंट्री की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। और लार्जली ये आपके फॉरेस्ट और हिली रीजन्स में स्प्रेड हैं। और शेड्यूल्ड कास्ट के केस पे जो है कैसे इनको हम करेक्टराइज करते हैं, अगर इनके प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं, जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, बहुत जो है शाय हैं ये कम्युनिटी से कांटेक्ट करने में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उस केस में हम यह है उसके ही बेसिस पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन है?
ये जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है अमंग ट्राइबल ग्रुप्स, और 52 ट्राइबल ग्रुप्स 1975 में आइडेंटिफाई किए गए थे धेबर कमीशन की रिपोर्ट पर। तो अभी करंटली 75 पीवीटीजीज हैं 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से। ओडिशा में सबसे ज़्यादा है ऑफ कोर्स, ठीक है। इनकी भी पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, लिटरेसी लेवल, इकोनॉमी के लेवल पर इनको कैरेक्टराइज किया जाता है। तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी हैं इनके लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप स्कीम चलाती है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 100% सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। और स्कीम में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात है। स्टेट्स जो हैं वो अपने हिसाब से टेलर्ड प्रोजेक्ट्स बनाती हैं एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड स्कीम से रिलेटेड पीवीटीजीज के लिए। उसके लिए फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है? ये तो ऑफ कोर्स पक्का हाउस बनाने के लिए और बेसिक कम्युनिटीज़ देने के लिए एक स्कीम है, जिसमें कि उन लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, ठीक है। तो कच्चा हाउस में रह रहे हैं या सिवियरली डैमेज्ड है उनका हाउस, तो उनको ये घर दिया जाता है। इसमें मिनिमम साइज़ ऑफ द हाउस जो है वो 25 स्क्वायर मीटर होता है, जिसमें एक हाइजीनिक कुकिंग स्पेस भी दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री है। कॉस्ट शेयरिंग इसमें कैसे की जाती है? 60-40 के रेशियो में की जाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की प्लेन एरियाज़ में, जिसमें 1.2 लाख मैक्सिमम असिस्टेंस है पर यूनिट। हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के केस में 90-10 की रेशियो में 1.3 लाख जो है वो बांटे जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाती है यूनियन टेरिटरीज के केस में, ठीक है। अब अगर हम स्कीम्स के फीचर्स देखें तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और जिनको से डेटा जो है निकाला जाता है, जो कि ग्राम सभा वेरीफाई करती है, फिर बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किए जाते हैं। उनको अपार्ट फ्रॉम दैट 90 to 95% डेज ऑफ मनरेगा जो है लेबर भी मिलता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स जो है उसके लिए भी 12,000 रुपये मिलते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर। पेमेंट सारी जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो दी जाती है। अगर हम अचीवमेंट देखें तो अभी तक 2.95 करोड़ हाउसेज में से 2.994 करोड़ हाउसेज तो ऑलरेडी एलोकेट भी हो चुके हैं स्टेट्स और यूटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेप्रोसी। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली लेप्रोसी को एक रिपोर्टेबल डिसीज़ बनाया है स्टेट में। लेप्रोसी को हैंसेंस डिसीज़ भी कहते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है। ये डिसीज़ प्रीडोमिनेटली स्किन को अफेक्ट करती है, पेरिफेरल नर्व्स को इफेक्ट करती है, म्यूकोसल सर्फेसिस को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, आइज़ को अफेक्ट करती है। बहुत कॉमन है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है जो कि 120 कंट्रीज़ से ज़्यादा में जो है ये पाई जाती है। हर एज के लोगों में ये हो सकती है, चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक। ट्रांसमिट कैसे होती है? ड्रॉपलेट्स जो होते हैं नोज और माउथ से, उससे ट्रांसफ़र होती है या ट्रांसमिट होती है। और प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट अगर कहीं कई महीनों तक रहे अनट्रीटेड लेप्रोसी पेशेंट के साथ, तब जो है ये डिसीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है। कैजुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट नहीं होती है। सिम्टम्स जनरली 3 से 5 साल लेते हैं अपेयर होने के लिए। मेन सिम्टम होता है डिसफिगरिंग हो जाती है स्किन सोर्स की, लम्प्स बम्प्स आने लग जाते हैं, नर्व डैमेज होने लगता है, स्टफ़ी नोज़ या नोज़ ब्लीड भी हो जाता है, ठीक है। क्योरेबल होता है मल्टी ड्रग थेरेपी की ट्रीटमेंट से। पेशेंट जो है वो ट्रांसमिट करना भी रोक देता है जब उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो, ठीक है। अब नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम है, हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, जिसका मेजर कंसर्न है कि ऐसे केसेस को डिटेक्ट करना जो लेप्रोसी में जो पेशेंट्स पीड़ित हैं, और उनकी अर्ली स्टेज डिटेक्शन करके उनको कंप्लीट ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्रल्टार। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अभी जो है वो थ्रेटन किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ जिब्रल्टार और मेडिटेरेनियन सी को क्लोज कर देगा अगर इसराइल जो है वो गाज़ा की बॉम्बिंग नहीं बंद करता है तो स्ट्रेट ऑफ जिब्रल्टार जो है एक नैरो वाटरवे है जो यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट कर रहा है और मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। ये जो है जब तक सुएज़ कनाल नहीं बनी थी तब तक स्ट्रेट ऑफ जिब्रल्टार ही जो है अकेला एक्सेस पॉइंट था मेडिटेरेनियन सी का। बॉर्डर्ड बाय स्पेन है, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ जिब्रल्टार है, मोरक्को और स्पेनिश इनक्लेव्स ऑफ एक्सक्यूटा है, स्पेनिश एक्सक्लेव ऑफ क्यूटा है साउथ में। और इसकी जियोलॉजिकल स्टडी से ये पता लगा है कि ये स्ट्रेट तब बना था जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुई अफ्रीकन प्लेट की और वो यूरोपियन प्लेट से टकराई, ठीक है। तो वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवेज भी है ये वर्ल्ड में। यहाँ पर ही टंजियर पोर्ट भी लोकेटेड है जो सबसे फेमस है इस एरिया का। और पिलर्स ऑफ हेरेक्लिस क्या हैं? तो स्ट्रेट का जो ईस्टर्न एंड है जो कि रॉक ऑफ जिब्रल्टार इन द साउथ में, इन द नॉर्थ में लोकेटेड है, और माउंट हाको या जेबल मूसा जिसको कहते हैं साउथ में, उस जिसकी विड्थ अबाउट 23 किलोमीटर है। इन दोनों को जो है फीचर्स को, लैंड फीचर्स को पिलर्स ऑफ हेरेक्लिस कहते हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नासाम्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रशियन मिलिट्री ने जो है वो नॉर्वेजियन नासाम्स और फ्रेंच क्रोटेल NGAD सिस्टम्स को जो है वो अटैक कर दिया है। तो ये नासाम्स क्या होते हैं? नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये एक मीडियम रेंज ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस जो है वो मिलता है अगेंस्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स। ये एयर डिफेंस सिस्टम स्टेशनरी है, मतलब ये स्टेशनरी असेट्स जो है उनको डिफेंड करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसको यूएस की रेथियन ने मिलकर और नॉर्वे की एक डिफेंस कंपनी ने मिलकर ऑफ कोर्स इसको बनाया है, और 13 कंट्रीज इसको ऑपरेट करती हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क शॉर्ट एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि बाकी की इक्विपमेंट्स के साथ भी जो है इंटीग्रेट किया जा सकता है। 72 टारगेट्स साइमल्टेनियसली एंगेज कर लेता है, और इसकी एंगेजमेंट रेंज ऑफ जो है वो लगभग 30 किलोमीटर के करीब है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फेम इंडिया फेज़ 2। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम 2 स्कीम को 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो फेम इंडिया फेज़ 2 स्कीम है क्या? ये स्कीम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को कंट्री में प्रमोट करने के लिए। तो 10,000 करोड़ का इसका 3 साल का बजट था। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप परचेज करते हो तो उसके लिए, और नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाते हो तो उसके लिए भी आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो फोकस अगर फेज़ 2 का देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, इलेक्ट्रिफिकेशन का, और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो आपके इलेक्ट्रिक बसेस पर होता है उसके ऊपर भी जो है इसमें फोकस रखा गया है। थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर सेगमेंट में इंसेंटिव जो हैं वो व्हीकल्स के दिए जाते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या रजिस्टर्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस हैं। टू व्हीलर्स के कंटेक्स में प्राइवेट व्हीकल्स को जो है ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स जो हैं वो उन्हीं व्हीकल्स को दिए जाते हैं जिसमें एडवांस बैटरीज लगी हैं, लिथियम आयन जैसी बैटरीज लगी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रचेस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रचेस जो है वो दिल्ली में लॉन्च किया है। ये जो इनिशिएटिव है ये पालना स्कीम के अंडर का इनिशिएटिव है और मिशन शक्ति का ही पार्ट है। इसमें जो है क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ देना, विमेन को इनेबल करना कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके वर्कफोर्स में, ये इसका सेंट्रल एम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17,000 क्रैचेज अक्रॉस द कंट्री बनाए हैं ऑलरेडी, ठीक है। एम है रादर बनाने का। और पालना स्कीम क्या है? इसको पहले नेशनल क्रैच स्कीम कहते थे, अब इसका नाम पालना हो गया है। इसमें डे केयर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं चिल्ड्रन को, वर्किंग मदर्स के, और न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन को इम्प्रूव करने के जो है वो ट्राई किया जाता है। एजुकेट करना, एम्पावर करना पेरेंट्स या केयर गिवर्स को ताकि वो बेटर चाइल्ड केयर कर सकें, ये भी इसका एक मोटिव है। तो टारगेट ग्रुप होता है 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे, और या जो उन वर्किंग वुमेन के रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो कम से कम 15 दिन इन अ मंथ या फिर 6 मंथ्स इन अ ईयर जो है एम्प्लॉयड है, ओके। क्रैच क्या होता है? वो एक फैसिलिटी जहाँ पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं जब वो वर्क पर जाते हैं, और चिल्ड्रन को जो है एक स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट दिया जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 8th एडिशन जो है इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स जो है वो रॉयल थाई नेवी द्वारा बैंकॉक में जो है वो कंडक्ट किया गया है। तो इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, ओपन और इंक्लूसिव फोरम देता है डिस्कशन के लिए रीजनली रेलिवेंट मैरीटाइम इश्यूज से रिलेटेड। तो इंडियन नेवी ने इसको जो है वो 2008 में शुरू किया था। इनाग्रल एडिशन जो है वो फेब 2008 में दिल्ली में हुआ था, जिसमें इंडियन नेवी जो है 2 साल तक इसकी चेयर रही थी, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Bharatiya Sakshya Bill 2023. This topic is important for your governance section. So as we know that these three bills, the which talked about criminal justice reforms in the country, have been given assent by the president. Now these bills have become rather act. So we have already discussed the two bills previously, but we are yet to discuss this Bharatiya Sakshya Bill 2023. So we are discussing it here. First of all, we have to see what is the background. So we know that these three bills have replaced the Indian Penal Code of Criminal Procedure and the Indian Evidence Act. So this bill specifically, Bharatiya Sakshya Bill 2023, has replaced the Indian Evidence Act. Okay. So
Indian Evidence Act was passed in the year 1872 during the British colonial era, and it governs the admissibility of evidence in Indian courts. Over the years, of course, criminal reforms and technology advancements have um, changed the scenario. The Indian Evidence Act provisions do not properly align with the new times. So that's why Law Commission had examined this Indian Evidence Act on multiple occasions and suggested amendments on matters like custodial violence, admissibility of police confessions, and even cross examination. So, what are certain provisions of the Bharatiya Sakshya Bill 2023? So, in the case of admissible evidence, parties involved in legal proceedings can only present admissible evidence, and these admissible evidence, can be classified as only those which are facts in issue or relevant facts. And there are two kinds of evidence: documentary and oral evidence. So, police confessions, in respect of police confessions, any confession made to a police officer is inadmissible, and if a fact is discovered as a result of information received from an accused, that information may be admitted only if it relates to the fact discovered. Okay. In case of electronic or digital records as evidence, documentary evidence would include information in electronic records also, which is printed or stored in optical or magnetic media produced by a computer. So, what are these key issues related to this bill? So, experts have said that these three revised bills are missed opportunity because we have failed to rectify the over criminalization of and wider police powers. Supreme Court has also recognized that electronic records may be tampered with, but still no safeguards have been made in this bill to prevent this tampering. Under the current bills, under the current legal provisions, electronic records are only admissible if they are authenticated by a certificate. This bill also retains this provision, but it has classified electronic evidence as those documents which do not need certification. So this is a contradictory statement. Okay. So under the Indian Evidence Act, a fact discovered due to information received from an accused in police custody may be provable, but courts and committees have noted that these facts are only discovered by police using coercion. So, if you're not providing any adequate safeguards, then of course, police brutality would increase. Similarly, Law Commission had made several recommendations which have not been incorporated in these new bills. For example, if an injury is caused to an accused in the police custody, then there would be presumption that police officer is responsible for it, but this provision has not been included in the bills. So the next topic is housing for vulnerable tribal groups. This topic is important for your social issues. So Center has begun survey and registration to identify eligible beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin among 75 particularly vulnerable tribal groups. So for 4.9 lakh houses have to be built for these PBTGs under the Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Mahabhiyan, which was launched in November 2023. And apart from providing housing, Center also aims to provide clean drinking water, sanitation, improved access to education, health and nutrition, road and telecom connectivity facilities to these groups under respective central schemes. So what is the status of scheduled tribes in India? As per 2011 census, scheduled tribes account for almost 104 million people, representing 8.6% of India's population. They are spread throughout the country, largely in forest and hilly regions. So they are essentially classified as scheduled tribe communities if they are showing primitive traits, geographical isolation, distinct culture, they are shy of contact with community at large, they are economically backward. Okay. So what are these particularly vulnerable tribal groups? So they are more vulnerable among the tribal groups themselves. So in 1975, upon the recommendation of Dhebar Commission, Government of India declared 52 tribal groups as PVTGs. Now, at this moment, 75 PVTGs are there out of 705 scheduled tribes. Odisha has the highest number, of course. Okay, so they are also categorized as PVTGs if their population is stagnant or declining, technology is pre-agriculture, uh, literacy level is extremely low, economy is at subsistence level. Okay, so government schemes are also there for PBTGs, like development of particularly vulnerable tribal group scheme is being implemented by Ministry of Tribal Affairs, which is a centrally sponsored scheme with a provision of 100% central assistance to 18 states and union territories of Andaman and Nicobar Islands. So
This scheme aims at socio-economic development of PVTGs, and as part of this scheme, central state governments also undertake projects which are tailored to their needs in sectors like education, health, and livelihood schemes. And of course, central government provides the funding. So, what is Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen? So, aim of the scheme is to provide Pakka house with the sum of the basic amenities to those people who do not either own a house, or to those who are living in a kacha house, or those who have their house is severely damaged. So the minimum size of the house to be built under this scheme is 25 square meter with a hygienic cooking space, and Ministry of Rural Development is the concerned ministry for the same. So cost of the unit sharing is 60/40 ratio for central and between central and state governments in plain areas with 1.2 lakh central assistance. I'm sorry, 1.2 lakh assistance. In Himalayan states, northeastern states, UTs of Jammu and Kashmir, ratio is 90/10 with up to 1.3 lakh of assistance for each unit. 100% financing is made for the UTs, including for the UT of Ladakh. So, what are the salient features of this scheme? So, parameters from socioeconomic caste census are used to identify the beneficiaries, which are then verified by the Gram Sabhas. So, these beneficiaries are also entitled to 90 to 95 days of unskilled labor at Manrega, and assistance is also given at 12,000 rupees for construction of toilets. Payments are made electronically directly to the bank accounts. And if we talk about the achievements so far, the target construction of out of the target construction of 2.95 crore houses under the scheme, the ministry has already allocated a target of 2.94 crores houses to the states and UTs. So the next topic is leprosy. This topic is important for your social issues. So Odisha government has recently declared leprosy as a reportable disease in the state. So leprosy is also known as Hansen's disease, and it's a chronic infectious disease caused by a type of bacteria called Mycobacterium leprae. And this disease predominantly affects the skin, the peripheral nerves, and the mucosal surfaces of the upper respiratory tract and the eyes. So it is more common in tropical and subtropical areas, and it's a neglected tropical disease. It is known to occur at all ages, ranging from early childhood to old age, and the disease gets transmitted through droplets from the nose and mouth. Prolonged close contact over months with someone with untreated leprosy is needed to catch this disease, and this disease is not spread through casual contact with a person. Okay, it usually takes about 5 years for symptoms to appear. The main symptoms of leprosy is disfiguring skin sores, lumps or bumps that do not go away after several weeks or months, nerve damage which can lead to loss of feeling in the arms and legs, muscle weakness. So people may also have stuffy nose or nosebleeds if this disease affects the mucous membranes in their nose. So how is it treated? So with multi-drug therapy this can be treated, and the patients stop transmitting this disease once they begin treatment. So we also have this National Leprosy Eradication Program, which is a centrally sponsored program under the National Health Mission. The major concern of the program is to detect the cases of leprosy at an early stage and provide complete treatment free of cost to them. Okay. So the next topic is Strait of Gibraltar. This topic is important for your international relations. So Iran has recently threatened to close the Strait of Gibraltar and Mediterranean Sea unless Israel stops bombing Gaza. So Strait of Gibraltar is a narrow waterway which separates Europe from Africa and connects Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean. So until the opening of Suez Canal, Strait of Gibraltar served as the only access point to the Mediterranean Sea, and it is bordered by Spain and British Overseas Territory of Gibraltar in the north, and by Morocco and Spanish exclave of Ceuta in the south. Okay, so geological studies have confirmed that this strait was formed due to the northward movement of African plate towards the European plate, and it is one of the busiest waterways in the world. Okay, so there is an important port located in the strait which is called the Tangier port. So the strait's eastern end, located between the rock of Gibraltar in the north and Mount Hako or Jebel Musa in the south, which has a width of about 23 kilometer, is known as the pillars of. These two are known as the pillars of Heracles. So the next topic is NASAMS. This topic is important for your security section. So Russian military has reportedly struck Norwegian NASAMS and French Crotel NG-AD systems. And NASAMS are basically medium-range ground-based air defense systems which aim to provide a short to medium-range air defense against aircrafts,
helicopters, cruise missiles, and drones. So this air defense system is stationary, so that's why it is best suited to defend important stationary assets. So it was designed and developed jointly by Raytheon, US based, and Kongsberg Defence and Aerospace Company of Norway. So it is currently being operated by 13 countries, and it has the world's first networked short and medium range air defense system, which could integrate with other equipment and air defense systems also. This system can engage 72 targets simultaneously in active and passive modes, and it has an engagement range of about 30 kilometers. So the next topic is FAME India Phase 2. This topic is important for your economy section and also your environment section. So Parliamentary Standing Committee has recommended that Centre should extend the deadline of faster adoption and manufacturing of electric vehicles to scheme by at least three more years. FAME India Phase 2 scheme is a scheme for promotion of electric mobility in the country, and it has an outlay of 10,000 crore for a period of 3 years, and its implementing agency is Department of Heavy Industry. So under this scheme, an upfront incentive is given on the purchase of electric vehicles and also by establishing a necessary charging infrastructure for electric vehicles. So the emphasis is on the electrification of public transportation. Demand incentives on the operational expenditure model for electric buses are also delivered through state and city transport corporations. In the e-two-wheeler segments, the focus is on the private vehicles. The benefits of these incentives are only extended to those vehicles which are fitted with advanced batteries like lithium-ion batteries and other new technology batteries. Okay. So the next topic is National Program on Anganwadi Come Crutches. This topic is important for your social issues and your governance section also. So recently, Union Minister for Women and Child Development has inaugurated the National Program on Anganwadi Come Crutches in New Delhi. So this is an initiative under Palna scheme, and it is part of the Mission Shakti. The aim of the scheme is to meet the demand for quality childcare facilities and enable women to actively participate in the workforce. And the government has set up an aim uh, to establish 17,000 crèches in the country. So Palna scheme was earlier known as the National Crèche Scheme, and it provides daycare facilities for children of working mothers. Aim is also to improve nutrition and health status of children and to educate and empower parents and caregivers for better childcare. So the scheme also focuses on children of 6 months to 6 years of working women in rural and urban areas who are employed for a minimum period of 15 days in a month or 6 months in a year. And what is a crèche? It is a facility which enables parents to leave their children while they are at work, and where children are provided a stimulating environment for their holistic development. Okay. So the next topic is Indian Ocean Naval Symposium. This topic is important for your international relations. So recently, 8th edition of Indian Ocean Naval Symposium Conclave of Chiefs was conducted by Royal Thai Navy at Bangkok, Thailand. So Indian Ocean Naval Symposium is a voluntary initiative which aims to provide an open and inclusive forum for discussion of regionally relevant maritime issues. It was conceived by Indian Navy in 2008, and the inaugural edition was held in 2008 in New Delhi, and Indian Navy held the chair for 2 years after the formation of this symposium. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.